दोस्तों नमस्कार। राजनीति को कैसे परिभाषित किया जाए? क्या राजनीति सिर्फ सत्ता में पहुंचने का साधन है या सामाजिक बदलाव का कारक है? राहुल गांधी की राजनीति और नरेंद्र मोदी की राजनीति की अगर आप तुलना करें तो नरेंद्र मोदी जहां सत्ता हासिल करने के लिए और सत्ता पर काबिज रहने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो सत्ता से कहीं दूर, उस मोह से कहीं दूर, इस देश के दर्द की आवाज को सुनने वाला वो शख्स जो लगातार लोगों के बीच में रहता है। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को रेखांकित करता हूं कि राहुल गांधी आज की राजनीति के बौद्धिक नेता ही नहीं है, बेहद संवेदनशील भी है। दर्द का रिश्ता है इस देश के साथ। राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के उस हाथरस पहुंचे जहां पर 4 साल पहले एक दलित समाज की बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ पहले दुष्कर्म होता है और फिर वो उसको टॉर्चर किया जाता है। बाद में वो अस्पताल में जूझते हुए दम तोड़ देती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आप बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, जो ठोको नीति चलाते हैं, एनकाउंटर जिनके राज्य में होते हैं, लेकिन उस पीड़िता का रेपिस्ट, उसका गुनहगार उसी हाथरस में, उसी गांव में सभा कर रहा था, जाति की सभा। पुलिस की सिक्योरिटी थी उस पीड़िता के परिवार के लिए नहीं, बल्कि उन सभा करने वालों की खिदमत में। और सिर्फ दीवार के उस पार होने वाली उस सभा में योगी आदित्यनाथ की सजाती, उनको गुनहगार कैसे कहेगी ये उत्तर प्रदेश सरकार? वो लोग उस परिवार को, पीड़ित परिवार को डराने और धमकाने का काम कर रहे थे। जब मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया में ये खबर आग की तरह फैलती है, तब योगी सरकार लीपापोती करती है। लेकिन जिस तरह से अमानवीयता की हद तक, नृशंसता की हद तक, कि वो बेटी जब दम तोड़ देती है तो उसके शव को लाकर के डीजल पेट्रोल डाल करके, छिड़क करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके माता पिता को भी वो डेड बॉडी सुपुर्द नहीं की जाती है। जब मीडिया में यह खबर चलती है, योगी सरकार घुटनों के बल आती है, तो ऐलान करती है कि उस पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन यही योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मामला उनके सजातीय का था, और मुख्यमंत्री अगर हो तो क्या उसके जाति के लोग शोषण भी नहीं कर सकते? क्या उसके जाति के लोगों को कोई पुलिस पकड़ सकती? किसी की हिम्मत है क्या? और योगी आदित्यनाथ, जिनकी सरकार ने यह वादा किया था कि वो एक नौकरी देंगे, आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन विधानसभा में डंके की चोट पर योगी कहते हैं कि जाओ, नहीं देता, मैंने वादा किया था, तोड़ता हूं, जिसको जो करना है कर ले। तब से लेकर के अब तक 4 साल गुजर गए। इन 4 साल के दौरान पुलिस की पहरेदारी है, सिक्योरिटी नहीं है। बदबूदार उस घर में, क्योंकि आसपास गोबर के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, उस बदबूदार हवा में जीने के लिए अभिशप्त है वो परिवार।
और डर ये है कि कब जो गुनहगार हैं वो उसके साथ कोई अन्याय न करें। और यहां जो शोषक था, जो उत्पीड़क था, तो वो खुलेआम घूम रहा है। उस हाथरस के पीड़ित परिवार के घर आज राहुल गांधी पहुंचे। क्यों पहुंचे? राहुल गांधी 4 साल पहले भी गए थे अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ। उस समय योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जिस तरह से धकियाया था राहुल और प्रियंका को, यह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। राहुल और प्रियंका उस परिवार से आते हैं जिनके परिवार के 2 प्रधानमंत्रियों को मौत की नींद सुला दिया गया। इनकी हाईली सिक्योरिटी होनी चाहिए, उन्हें पुलिस धक्का दे रही है। दलित बेटी के न्याय के लिए अगर ये दोनों भाई बहन जा रहे हैं तो उनको धकेलाया जाएगा। इस देश में क्या संविधान को इस तरह से तार तार किया गया? मुझे लगता है कि आज जो राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं, ये उस संविधान को बचाने की असली मर्म है। जिस संविधान को बचाने की बात की जा रही है, संविधान माथा टेकने से नहीं बचेगा जो नरेंद्र मोदी ढोंग कर रहे हैं, या सेलिब्रेशन से संविधान नहीं बढ़ सकता। संविधान का गला घोंटने का मंसूबा पालने वाले लोग आज सत्ता में हैं, सरकार में हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो शख्स है जिसने राजनीति में सिर्फ लोगों के दर्द को महसूस किया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। और ये वो व्यक्ति है जो मणिपुर भी गया था उन तमाम शिविर में रहने वाले माताओं बच्चों से मिलने के लिए, दुख दर्द बांटने के लिए, आश्वस्त करने के लिए कि मणिपुर के साथ ये देश खड़ा है। विपक्ष का एक सांसद खड़ा है, विपक्ष का एक नेता खड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के ना आंखों में कभी एक आंसू आया। हालांकि बहुत अच्छे अभिनेता है वो। जब मां से भी मिलने जाते थे तो 10-15 कैमरा लेकर के जाते थे, और जब भी उन्हें कोई इमोशनल वक्तव्य देना होता है तो फिर आप मोदी जी की भावभंगिमा देखते, फड़कते हुए होंठ। लेकिन मणिपुर के उन दुधमुहे बच्चों के जो कहीं अपने मां से जुदा हो गए, कहीं तड़प रहे हैं दूध के लिए, भोजन के लिए, उन बच्चों और उन मां को देख करके कभी तड़प नहीं होती मोदी जी को। राहुल गांधी 2 बार गए, मोदी जी हाथरस भी नहीं गए, जाएंगे भी नहीं। जिस बेटी का परिवार, जिस दलित की बात नरेंद्र मोदी वो क्या करेंगे? खैर, ऊना से लेकर के हाथरस तक जो हुआ, उस गुजरात में जो हुआ, 4-5 दलित नौजवानों को मरी हुई गाय की खाल खींचने के सो कॉल्ड जुर्म में लोगों ने, और वो भाजपाई मानसिकता के लोग थे, उन्होंने उन दलित नौजवानों को नंगा करके पीटा। गुजरात में, नरेंद्र मोदी के गुजरात में। और जब दलितों पर लगातार उत्पीड़न बढ़ रहे थे तो मोदी जी कुछ नहीं कर पाते। इतना बेबस प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। 56 इंच की छाती वाला, विश्व गुरु बनाने वाला, भारत को कहां ले जा रहा है, लेकिन वो इतना बेबस और लाचार। वो कहता है लखनऊ में कि मुझे गोली मार दीजिए, मेरे दलित भाइयों को मत मारिए। ये मंशा क्या है? ये मंशा दिखाती है कि नरेंद्र मोदी दलितों के उत्पीड़न में ही सुख देखते हैं। अगर वो चाह लें तो मजाल के इस देश में कोई दलितों को अपमान करके चला जाए, कोई उत्पीड़न करके चला जाए। जो भी एससी कमीशन है, चाहे वो केंद्र का हो या प्रदेशों के एससी कमीशन, कहीं आपको काम करते हुए दिख रहे हैं? उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो भी प्रावधान है, जो उनको बजटिंग है, वो क्या आपको दिख रही है? इंदिरा गांधी के जमाने से ये लगभग तय था कि परसेंटेज के हिसाब से बजट का एलोकेशन भी होगा। 22.5% बजट एससी एसटी के लिए रखा जाएगा, लेकिन आप जरा देखिए कितना है। कोई आयोग काम नहीं कर रहा उस तरह से।
तो दलितों के वोट हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी को दलितों की कोई चिंता नहीं, बल्कि कभी कभी तो ये लगता है कि उन्हें खुशी होती होगी। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ये कह पाते हैं सीना तान करके कि हां मैं नहीं देता नौकरी, जाओ जो करना है कर लो। जबकि अगर वो उनके आरएसएस से जुड़े हुए लोग हों, उनकी विचारधारा के लोग हों, उनके सजातीय लोग हों, तो फिर योगी आदित्यनाथ का क्या यही रवैया होता? नहीं होता। और राहुल गांधी आज उस दर्द को बांटने के लिए पहुंचे हाथरस। और इधर मोदी जी क्या कर रहे थे? आज जो तमाम रील्स जारी किए मोदी जी ने, मोदी जी मिल रहे थे कपूर खानदान से, करिश्मा कपूर से, आलिया भट्ट से, रणबीर कपूर से, करीना कपूर से, और भी जो उस परिवार के लोग हैं, क्योंकि राज कपूर की 100वीं जयंती का सेलिब्रेशन होना है और उसके आमंत्रण के लिए वो लोग पहुंचे थे। मिलना अच्छी बात है। राज कपूर इस देश के लिए आइडियल है, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड का, बड़े अभिनेता रहे, बड़े डायरेक्टर रहे। लेकिन क्या इस हाथरस की बेटी के दर्द का, उसके परिवार के दर्द का एहसास मोदी को नहीं है? क्या मणिपुर के उन लोगों के दर्द का एहसास नहीं है? और मुसलमानों के लिए इधर करीना और सैफ अली खान से मिल रहे हैं। मोदी जी ने तो यह भी लिखा कि मैं तो उनके बच्चों से भी 4 पीढ़ियों से मिलना चाहता था, लेकिन तैमूर से नहीं मिल सका तो बड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन संभल में 5 मुसलमानों को गोली मार दी गई, उस पर एक शब्द नहीं निकला मोदी जी का। जो जगह जगह जो मस्जिदों के सर्वे करवाए जा रहे थे, खैर आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, लेकिन तब मोदी जी का ये कहीं से भी दुख प्रकट नहीं हुआ। अरब के देशों में जाकर के तो मुसलमानों को गले लगाते हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों से शायद उनको नफरत है। दूसरी तरफ ये राहुल गांधी जो हाथरस पहुंचे उस दर्द को बांटने के लिए, और बिना किसी तामझाम के, एक भी कांग्रेसी नहीं था, कोई राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे नहीं थे, मिलके आते हैं, ट्वीट करते हैं उस पिता के दर्द को जिसने कभी चिट्ठी लिखी थी कि वो आज भी डर के साये में जी रहा है। उस एक चिट्ठी के वास्ते राहुल गांधी उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं। सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं लोग, लेकिन अगर कोई शिद्दत से याद कर ले, राहुल गांधी उस कमिटमेंट को कभी नहीं भूलते। 4 साल पहले भी गए थे और अभी भी उस दुख को बांटने के लिए पहुंचे। ये एक राजनेता की संवेदनशीलता को दिखाता है। राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है और इस तरह की राजनीति की जरूरत है। वो राजनीति नहीं चाहिए जो नफरत और विभाजन की बात करती है, जो घृणा और हिंसा की बात करती है। और आज जब राहुल गांधी हाथरस पहुंचे थे तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा कि राहुल गांधी तो दंगा कराने के लिए आ रहे हैं। साहब, दलित दंगा करेगा? जिन दलितों के वोट पर आप राज कर रहे हैं उस दलित को आप दंगाई कह रहे हैं। लानत आती है। ब्रजेश पाठक कौन सा मुंह लेकर के जाओगे दलितों के बीच में? और अगर दलितों में कुबत है, अगर उनके भीतर का स्वाभिमान अगर जाग रहा है तो इसका जवाब देना चाहिए। अगर भाजपा का एक भी आदमी अगर जाता है दरवाजे पर वोट मांगने के लिए तो उसी ताकत के साथ, उसी अंदाज में जवाब देने की जरूरत है, वरना तुम्हारी गैरत नहीं, तुम्हारी स्वाभिमान नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो दलितों के भीतर स्वाभिमान और चेतना पैदा की है, अगर वो चेतना और वो स्वाभिमान है तो ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। उस पूरे विचारधारा, उस पूरी पार्टी को जवाब देने की जरूरत है। इस आदमी की हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की? दूसरी तरफ वो आदमी है जो दिल्ली में है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। ब्रजेश पाठक के आंसू नहीं पहुंच सकते थे, कोर्ट में मामला है साहब। ये कहकर के क्या आप एक पूरे परिवार को बंधक बना करके रखेंगे? कोर्ट में मामला, वादा क्या किया था योगी आदित्यनाथ ने?
अगर ये नहीं है तो शर्म आती है मुझे। ब्रजेश पाठक जैसे लोगों पर थू है, जो दलितों को दंगाई बताते हैं। उस संविधान की शपथ लेकर के जो आज बैठे हुए हैं, कोई डिप्टी सीएम बना है, कोई सीएम बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है। तुम्हारी गैरत और तुम्हारे भीतर के उस इंसानियत को जगाने की जरूरत तुमको भी। मैं नहीं मानता कि तुम्हारे भीतर कोई इंसानियत है। जानवरों में भी थोड़ी बहुत संवेदनशीलता होती है, लेकिन शायद तुम्हारी तो विचारधारा वही है कि दलितों के खून की होली खेलो, उनका शोषण करो, उनको अछूत बना करके रखो, उनकी औरतें तुम्हारे लिए यौन दासियां हो। ये तुम्हारी विचारधारा में शायद रहा है, लेकिन ये भूल रहे हो कि अब ये देश संविधान से चलता है, उस व्यक्ति के संविधान से चलता है जिसने दलितों के भीतर ऊर्जा, स्वाभिमान और चेतना पैदा की है। ब्रजेश पाठक जैसे लोग कभी दोबारा इस तरह की बात कहने की गलती न करें, वरना दलित जब पलट करके जवाब देगा तो औकात समझ में आ जाएगी तुम्हारी। राहुल गांधी जैसे लोग जब तक राजनीति में हैं, तब तक इस देश में कि राजनीति में आंसुओं की गर्माहट भी रहेगी, संविधान की सुरक्षा का संकल्प भी रहेगा और इस देश में मनुष्यता भी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर किसी मुद्दे के साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।